सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको जानकारी दे दें कि प्रदर्शनकारियों ने सीएम और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और पुतला भी फूंका है, जिसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंदू संघर्ष समिति का आरोप है कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कोर्ट ने मस्जिद गिराने का आदेश दिया, लेकिन कई दिन बाद भी अब तक मस्जिद को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कल भी मस्जिद में नमाज जो है वो पढ़ी गई, जिससे हिंदू संगठन के लोगों में आक्रोश है और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार हिंदुओं के साथ छल कर रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि आज प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच बैठक होनी थी, जिसमें हिंदू संगठनों की मांगों पर बात होनी थी, लेकिन हिंदू संगठनों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। बैठक का बायकॉट इसलिए किया गया है कि गत शुक्रवार को प्रशासन ने जिन बिंदुओं पर सहमति जताई थी हमसे, कुछ एक चीज़ें तो मौके पे रिजॉल्व कर दी गई थी, कुछ एक चीज़ों के लिए फ्रेमवर्क तय किया गया था और आज की बैठक तय की गई थी। हम जिला प्रशासन से निरंतर संपर्क में थे। जिला प्रशासन की ओर से कल से लेकर हमें टेलीफोन करके कहा जा रहा है कि आप 10 बजे आज बैठक के लिए आइए। तो हमने कहा कि आधिकारिक बातें फ़ोन पर नहीं हुआ करती, आधिकारिक पत्र देना होगा, हम आधिकारिक पत्र के बाद आएंगे। तो प्रशासन की ओर से संशय जताया गया कि यदि वो किसी प्रकार का पत्र जारी करते हैं तो शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है। तो ऐसी सरकार, ऐसा प्रशासन जो आंदोलनरत लोगों के लिए, जिनके साथ मिलकर आधिकारिक कमेटी बनाई, उनको आधिकारिक पत्र नहीं दे सकता, वो बातें रिजॉल्व करने की स्थिति में नहीं थी। सरकार का पूरा दबाव प्रशासन पे था। सरकार की आज भी यही मंशा है किस तरीके से अवैध मस्जिद को बचाया जाए। सरकार ने शुक्रवार के आंदोलन को कुचलने के लिए भी बीच में ऐसे तत्व प्लांट किए थे जो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहते थे। बधाई देना चाहता हूँ मैं अपनी टीम को, जिनके तक प्रयासों से जो है वो चीज़ें संभव नहीं हो पाई। तो हिमाचल प्रदेश का जो कुटिल रवैया रहा है सनातन के प्रति, उसके विरोध में आज हमने हिमाचल प्रदेश की शव यात्रा, सरकार की शव यात्रा निकाली और उसका विरोध किया। तो हमारी रणनीति आगे भी स्पष्ट है, यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। अभी हम कोई भी बात करते तो शायद न्यायालय में विचाराधीन मामला हो गया है, दोबारा सब्जुडाइज हो गया है, तो शायद न्यायालय पर दबाव की दृष्टि से इस चीज़ को देखा जाता है। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव हमारे आंदोलन की वजह से न्यायपालिका पर नहीं रहना चाहिए। हमने दबाव प्रशासन पर रखा था, सरकार पर रखा था, जिसने ज़बरदस्ती इस मामले को सब्जुडाइज होने दिया। सरकार की नीयत में शुरू से खोट था, इसीलिए हमने ये तय किया है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के खिलाफ जो है पूरे प्रदेश में सनातन का जन जागरण होना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कपिल ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, क्या कुछ मामले को लेकर विस्तार से जानकारी है, क्योंकि जिला अदालत की तरफ से फैसला सुनाया गया है, जिसके बाद यहां पर अभी जो ये पूरा मामला है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी हिंदू संगठन के द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है कि मस्जिद को तोड़ा जाए। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, आज जो लगातार अनशन संजौली में चल रहा था और ये विवाद लंबे समय से चल रहा है मस्जिद को लेकर, तो उसमें आज एक अहम वार्ता होनी थी प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच। वार्ता इसलिए होनी थी क्योंकि किस नवंबर को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। उसके बाद प्रशासन मौके पर वहां पर पहुंचा और बातचीत हुई और बातचीत के बाद आश्वासन दिया गया कि जो उनकी डिमांड्स थी उसको लेकर जो सहमति बनेगी उसमें जो है डिमांड्स कुछ पूरी की जाएगी। अब डिमांड्स ये थी कि जो मस्जिद का है वो बिजली पानी का कनेक्शन काटा जाए और वहां पर मस्जिद को सील किया जाए और जो 6 लोगों पर एफआईआर हुई थी वो 6 लोगों की एफआईआर वापस होनी चाहिए। लेकिन अब जो वक्फ बोर्ड की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, तो उसके बाद अब प्रशासन किसी भी तरह के जो है वहां पर लिखित में जो मीटिंग के लिए वहां पर हिंदू संगठनों को नहीं बुला सकता है और फोन पर जो है मीटिंग के लिए जो आने को कहा गया, लेकिन इस पर हिंदू संगठनों का जो है ऐतराज जताया उन्होंने और वो जो है आधिकारिक तौर पर पत्र लिखकर जो उन्हें वहां पर इनवाइट किया जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्योंकि कोर्ट में अभी ये जो मामला विचाराधीन है, तो ऐसे में कोई किसी भी सूरत में इस तरीके का जो है वो वार्ता के लिए नहीं बुलाया जा सकता। तो उसके बाद जो संजौली के अंदर है वो अब हिंदू संगठनों ने एक शव यात्रा निकाली और शव यात्रा इसलिए निकाली, प्रशासन और सरकार के खिलाफ जो है एक यहाँ पर जो प्रदर्शन ये किया गया, उसके बाद जो है वहां पर पुतला भी फूका गया और आरोप लगाए गए हैं कि जो सरकार है वो का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए सरकार का वहां पर पुतला फूका गया। अब सरकार को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो सरकार पर गंभीर आरोप हिंदू संगठनों द्वारा लगाए जा रहे हैं कि
उनका जो यहाँ पर पिछले कल जो नमाज हुई है वो सरकार के शय में वहां पर जो है वो कहीं और से जो नमाज पढ़ने के लिए वहां पर जो है एक व्यक्ति को लाया गया और उसके बाद वहां पर जो है ये नमाज हुई है और इस पर जो ऐतराज लगातार जताया जा रहा है। जी बिल्कुल कपिल, ऐतराज जताया तो जा रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? ठीक है, हिंदू संगठन अपनी बातों को रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष का क्या मानना है इस पूरे मामले पर? देखिए, मुस्लिम पक्ष का कहना साफ है कि अभी जो है ये पहले जिला न्यायालय द्वारा जो है अवैध इस पूरे ढांचे को बताया गया है, लेकिन अभी हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया है और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी आने वाले टाइम में यदि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे, क्योंकि जो वहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हम इसे अवैध तक नहीं मान सकते जब तक ये कोर्ट के अंदर मामला है, जिला अदालत या फिर नगर निगम आयुक्त कोर्ट द्वारा जरूर जो अवैध इसको बताया गया है, लेकिन अभी जो इसके जो ऊपर कोर्ट है उसमें भी जो है ये मामला जाएगा और उसके बाद यदि ये अवैध होती है तो तब जो है मुस्लिम पक्ष इसके गिराने के पक्ष में होगा, लेकिन अभी जो है किसी भी इस तरीके का जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो है इसे अवैध नहीं माना जा रहा है। जी बिल्कुल कपिल, और देखा जाए तो सच्चाई भी यही है कि जब तक इनके पास ऑप्शन है, पहले वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट की तरफ से भी अगर ऐसा कहा जाता है तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी अवसर होगा, वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, कानूनी हक है उनका, और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कह दिया जाता है कि नहीं ये अवैध है, फिर इस पर कार्रवाई संभव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदू संगठन को भी ये बात समझना चाहिए कि ये मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे खोड़ा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में काम कर रहे किसान को एक पुराना जंग लगा मोर्टार शेल यहां पर मिला है। आपको जानकारी दे दें कि सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी और बीएसएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों एजेंसियों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और टीम ने यहां पर शेल की गहन जांच की है और प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि शेल काफी पुराना है और जंग लगा हुआ था। बम निरोधक दस्ते ने शेल को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया और यानी कि डिफ्यूज कर दिया है, जिसके बाद यहां पर लोगों ने राहत की सांस ली है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए मामले की करते हैं, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच करते हुए ईडी को एक ऐसा जमीन घोटाला मिला है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। जी हां, मामला फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, जहां पर ईडी का आरोप है कि इन लोगों ने मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी जीपीए यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई है और इन फर्जी कागजों के आधार पर दिल्ली के मदनपुर खादर की जमीन खरीद ली। जांच में पता चला है कि इस जमीन ने जिन मालिकों के दस्तखत और अंगूठे दस्तावेजों में लगे दिखाए गए हैं वो लोग 1972 से 1998 के बीच ही मर चुके हैं, लेकिन जीपीए पर 2004 की तारीख लिखकर ऐसे दिखाया गया है जैसे उन्होंने खुद ही ये जमीन बेचने की इजाजत दी हो। ईडी के मुताबिक सबसे पहले जमीन एक व्यक्ति विनोद कुमार के नाम करवाई गई और फिर उसी विनोद कुमार ने ये जमीन तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को बेच दी। 2013 में 75 लाख की सेल डीड भी यहां पर तैयार की गई है, जिसमें मृतक लोगों की हिस्सेदारी भी बेची गई दिखाई गई है। इस पे जांच एजेंसियों का कहना है कि मृत व्यक्ति के नाम पर बनाई गई जीपीए मान्य नहीं होती, इसलिए पूरा सौदा शुरू से ही फर्जी है। ईडी अब इस पूरे मामले में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले और साथ ही साथ जमीन बेचने वालों और सौदे का फायदा उठाने वाले सभी लोगों पर मानहानि का मुकदमा और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साफ है कि ये जमीन सौदा पूरी तरीके से जालसाजी पर आधारित था और ईडी अब इसकी गहराई तक जांच कर रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि ईडी के जांच में पता चला है कि जमीन ट्रांसफर का ये पूरा प्रोसेस फर्जी जीपीए के आधार पर आधारित था और इस पूरे मामले पर जीपीए दस्तावेज पर 7 जनवरी 2004 की तारीख दर्ज थी, लेकिन जिन लोगों के नाम इन कागजों में आपको दिख रहे हैं वो इसमें से कई दशक पहले ही मर चुके हैं, तो इसके बावजूद भी उसी जीपीए के आधार पर जमीन बेची भी गई और ट्रांसफर भी कर दी गई।
तो ऐसे में अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है, क्योंकि 2004 में जिसका सिग्नेचर किया गया है वो 1998 में, 1996 में, 1991 में उसकी मृत्यु हो गई है और उस व्यक्ति के नाम पर यहाँ पर अंगूठा लगाया गया है, सिग्नेचर किया गया है 2004 में। ऐसे में ये पूरा मामले का खुलासा होता हुआ दिख रहा है। एनआईए की टीम ने आतंकी संगठन जैश की महिला कमांडर डॉक्टर शाहीन के साथ फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन चलाया। शाहीन को व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की एक अहम कड़ी माना जा रहा है और वो आतंकी मुजम्मिल की पत्नी है। रिपोर्ट देखिए। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब एनआईए की टीम जैश की लेडी सर्जन को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। देर रात जब एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल हुई तो वहां सन्नाटा पसरा था और इसी सन्नाटे में एनआईए की गाड़ी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री ली। खबर आई कि जैश की लेडी आतंकी शाहीन को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 में ले जाया गया। ये वही कमरा है जिसमें शाहीन रहती थी और इसलिए एनआईए ने वहां से कई दस्तावेज जब्त किए। सूत्रों ने बताया कि एनआईए की टीम करीब 2 घंटे तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पड़ताल करती रही और डॉक्टर शाहीन की निशानदेही पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में दिल्ली धमाके से जुड़े सबूत खंगाले। दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर एनआईए की टीम कल देर रात अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और जिस तरीके से इस दिल्ली ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल देखने के लिए मिल रहा है, तो एनआईए की टीम और तमाम एजेंसी उन आरोपियों के बयानों के आधार पर उन सभी जगहों पर निशानदेही के लिए पहुंच रही है, जिसकी बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट के दौरान कही है। और डॉक्टर शाहीन को लेकर कल देर रात जिस तरीके से यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची और करीबन 2 घंटे तक यहाँ पर डॉक्टर शाहीन के साथ एनआईए की टीम थी, उन तमाम पहलुओं को, उन तमाम एंगल को खंगाला जा रहा है, जिसकी बात आरोपियों ने अपने बयानों के आधार पर कही है। दिल्ली धमाके में अब तक जितनी भी तफ्तीश हुई उसमें घूम फिर कर अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम ही आया है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने भी इसी यूनिवर्सिटी में बैठकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची, पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा किया और इसीलिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन के संपर्क में रहने वाले कई लोगों से सवाल जवाब हुए। उसके केबिन और क्लासरूम की भी जांच की गई। यूनिवर्सिटी के स्टाफ और वाइस चांसलर के सामने उससे पूछताछ हुई कि उससे मिलने कौन कौन आता था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले एनआईए फरीदाबाद के एनआईटी दशहरा ग्राउंड में बनी केमिकल शॉप पर भी गई, क्योंकि जांच एजेंसियों को पता चला कि शाहीन केमिकल शॉप और क्लिनिक से ऑपरेट करती थी। वैसे शाहीन से पहले एनआईए उसके करीबी मुजम्मिल को भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी लाई थी। जांच के दौरान ये भी पता चला कि शाहीन ने डॉक्टर मुजम्मिल से शादी कर ली थी, यानी दोनों पति पत्नी मिलकर अल-फलाह को आतंक का सामान तैयार करने का अड्डा बनाने में जुटे थे और इसलिए एनआईए की टीम बारी बारी से दोनों को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर गई और ये पता लगाने की कोशिश की कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जैश की मैडम सर्जन की कितनी जड़ें मजबूत थी। और चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर आतंक के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। एक तरफ श्रीनगर के लाल चौक में होटलों और गेस्ट हाउसों में अचानक से जांच हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में 3 संदिग्धों को देखे जाने के बाद बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। दोनों जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया इनपुट्स के आधार पर तेजी से कार्रवाई की है। रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर के लाल चौक में शुक्रवार तड़के पुलिस और सीआरपीएफ ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये कार्रवाई उन खुफिया इनपुट्स के बाद की गई जिनमें राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा शहर के होटलों का गलत इस्तेमाल करने की आशंका जताई गई थी। इस ऑपरेशन में श्रीनगर पुलिस के साथ सीआरपीएफ की 132 बटालियन और 213 बटालियन की महिला कंपनी भी शामिल थी। ऑपरेशन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि किसी भी होटल या गेस्ट हाउस में कोई संदिग्ध व्यक्ति ठहरा न हो। दिल्ली आतंकी हमलों के बाद लगातार इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और मुख्तलिफ एजेंसीज अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, जहां पे हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से डॉक्टर्स के लॉकअप्स चेक किए गए थे। उसके बाद कई सारी जो फर्टिलाइजर शॉप है, यहाँ केमिकल्स की शॉप है,
वहाँ पर चेकिंग हुई। जो सिम कार्ड्स बेचते हैं उनकी शॉप्स पे भी चेकिंग हुई। साथ ही साथ जो यहाँ सेकेंड हैंड कार डीलर्स हैं वहाँ पर भी चेकिंग हुई। और आज उसी कड़ी के चलते हुए इस वक्त आप देख पा रहे होंगे यहाँ लाल चौक में आज यहाँ सीआरपीएफ की एक बटालियन पहुँची। साथ ही साथ उनके महिला विंग भी थी और जितने भी यहाँ होटल्स हैं लाल चौक पे वहाँ पर चेकिंग की गई और कौन कौन से गेस्ट इस वक्त वहाँ रुके हुए हैं उनका पूरा डिटेल लिया गया। साथ ही साथ होटल के ओनर्स की डिटेल ली गई। लाल चौक में चलाया गया ये CASO बेहद व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया गया। टीमों ने हर होटल में जाकर मेहमानों के पहचान पत्र, स्टाफ की जानकारी और होटल प्रबंधन द्वारा रखे गए रिकॉर्ड का सावधानी से सत्यापन किया। महिला मेहमानों की जांच और उनके वेरिफिकेशन के लिए सीआरपीएफ की महिला कंपनी को तैनात किया गया ताकि पूरा अभियान संवेदनशील और सुरक्षित तरीके से पूरा हो। ये जांच सुबह की पहली रोशनी से पहले शुरू हुई और बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्वक पूरी भी हो गई। और देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कि जो कड़ी थी जो हमने दिल्ली धमाकों में देखी उस कड़ी के कुछ और पहलू अब आने वाले वक्त में खुलेंगे, जिसके चलते हुए कई सारे जो यहाँ होटल्स है लाल चौक में यहाँ पर आज चेकिंग की गई। हालांकि इस तरीके की कोई संदिग्ध जो चीज़ें होती है या इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ से नहीं मिली, लेकिन जितने भी यहाँ गेस्ट थे उनका नाम लिया गया। बाज़ाबिता जो उनके साथ लोग आए हुए थे उनकी फैमिलीज आई हुई थी उनकी डिटेल्स ली गई और साथ ही साथ जो होटल ओनर्स हैं उनकी भी डिटेल्स ली गई। उधर उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ये ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब चिल्ला बलोथा गांव में 3 संदिग्ध व्यक्तियों को देखे जाने की सूचना मिली। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक ये संदिग्ध गांव के एक व्यक्ति के घर पहुंचे थे और उन्होंने उससे खाना मांगा था। इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी दी। स्थानीय निवासी ने सुरक्षा बलों को बताया कि 3 अजनबी आए और उन्होंने खाना मांगा। हमें शक हुआ इसलिए हमने तुरंत सूचना दी। इन इनपुट्स के साथ ही सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें तेजी से हरकत में आई। बसंतगढ़ का इलाका घने जंगलों, पहाड़ी रास्तों और मुश्किल भौगोलिक स्थिति की वजह से संवेदनशील माना जाता है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरते हुए सर्चिंग को कड़ा कर दिया है और गांव-गांव जाकर लोगों से जानकारी भी जुटाई जा रही है। टीमें रास्तों की जांच कर रही है और संदिग्धों की संभावित मूवमेंट का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ये सर्च ऑपरेशन इस आशंका को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति इलाके में छिपे हो सकते हैं और किसी अवांछित गतिविधि की योजना बना रही हो। श्रीनगर और उधमपुर में हुए ये दोनों बड़े सर्च ऑपरेशन एक बात साफ करते हैं, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और किसी भी खतरे को हल्के में नहीं ले रही हैं। श्रीनगर में होटलों की अचानक जांच हो या उधमपुर में संदिग्धों की तलाश, दोनों ही जगह सुरक्षा एजेंसियां खुफिया इनपुट्स को गंभीरता से लेते हुए लगातार ऑपरेशंस चला रही हैं। जनता का सहयोग, सुरक्षा बलों की तत्परता और लगातार बढ़ रही निगरानी, इन्हीं के सहारे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।